दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दबाइए इस बेल आइकन को, जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। लेट्स स्टार्ट। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज करिकुलम, यानी कि पाठ्यचर्या पे हमने बात की थी। पिछली कक्षा में हमने जो बात की थी करिकुलम को लेके, वी हैव बेसिकली डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज करिकुलम, राइट। हमने पिछली क्लास में जो बात की थी उसमें हमने करिकुलम क्या है के बारे में बात की थी, एंड वी हैव डिस्कस्ड दैट एवरीथिंग which we basically process in our school and outside school environment related to development of child or overall development of the child is called curriculum। तो हमने बेसिकली जो इसका एक मतलब समझने की कोशिश की वो हमने क्या समझा कि भाई किसी भी करिकुलम में क्या चीजें शामिल, अगर हम देखेंगे तो वो सब चीजें शामिल है, एवरीथिंग, सब कुछ शामिल है जो कि किसी भी स्कूल या आउटसाइड स्कूल एनवायरमेंट में बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। ठीक है, जो भी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है वो सारी चीजें इसमें शामिल है, जिसमें हमने मेनली बात की थी। देखो, एक तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स की बात की हमने कि भाई जो भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी एक तरीके से एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं, है ना, ऑल दोज एक्सपेक्टेड आउटकम्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन करिकुलम, राइट। कि व्हाट टाइप ऑफ वैल्यूज, व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड्स, व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज, व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, व्हाट काइंड ऑफ यू कैन से पर्सनैलिटी वी वांट टू क्रिएट इन द चिल्ड्रन, दैट इज बेसिकली द ऑब्जेक्टिव पार्ट। सो इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन करिकुलम प्लानिंग। Second, what we can say that after objectives, what will be the process of teaching and learning? ठीक है, process of teaching and learning is also there. Process of teaching and learning is also there. यानी कि जो प्रक्रिया है शिक्षण अधिगम की वो भी कहीं ना कहीं करिकुलम में प्लान की जाती है, पार्ट होती है उसकी। तीसरे लेवल पे अगर हम बात करते हैं, देखिए, तो हम बेसिकली बात करते हैं कंटेंट की, कि भाई कंटेंट क्या पढ़ाया जाएगा, सिलेबस क्या पढ़ाया जाएगा, किस कक्षा में क्या विषय हमको पढ़ाने हैं, क्या हमें छोड़ने हैं। ठीक है, व्हाट टू बी इंक्लूडेड एंड व्हाट इज टू बी taught and what is not to be taught, what is elementary, what is I can say important element and what is not that important element for a particular age group or for a particular session or class, that is also planned and decided। and then after what we see what students have learned, right, उन्होंने क्या सीखा उसका evaluation भी हम इसमें include करते हैं। और जब हम इवेल्युएशन इंक्लूड करते हैं तो ऑब्वियसली इवेल्युएशन के अंदर क्या इवेल्युएशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं और इवेल्युएशन का तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, व्हाट शुड बी द नॉर्म्स फॉर इवेल्युएशन, व्हाट शुड बी द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन, एवरीथिंग विल बी द पार्ट ऑफ करिकुलम, राइट। और इसके साथ साथ हमने इसमें बात की थी कि जब हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्कूल एंड आउटसाइड दोनों एनवायरमेंट की बात करते हैं, स्कूल एनवायरमेंट भी और एक तरीके से आउटसाइड स्कूल एनवायरमेंट की भी हम बात करते हैं यहाँ पे करिकुलम के अंतर्गत। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा हो जाता है कि भाई एक तरीके से हम दोनों तरह की चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि हम कहीं ना कहीं करिकुलर एक्टिविटीज को भी इंक्लूड कर रहे हैं इसके अंतर्गत, और हम कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है या को करिकुलर जो एक्टिविटीज है उनको भी लेकर चल रहे हैं, उसकी प्लानिंग भी लेकर चल रहे हैं, तभी जाके बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट इंश्योर हो पाएगा, राइट। तभी जाके बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट इंश्योर हो पाएगा। तो दिस इज व्हाट वी हैव बेसिकली ट्राइड टू अंडरस्टैंड इन द प्रीवियस क्लास अबाउट करिकुलम। टुडे वी आर गोइंग टू कवर मोर टॉपिक्स, मोर concepts related to that, right। I have just briefed it out, एक बारी हमने इसको ब्रीफ कर लिया। now let's focus on the next can say aspects of the curriculum part, जिसपे क्वेश्चंस आपके बनते हैं बहुत सारे, right। सी एक हम जो नेक्स्ट चीज समझते हैं, बुक्स में आपके सारी कंटेंट्स दिए हुए हैं तो बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ना तो बहुत ज्यादा रुकने की जरूरत है, समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। और चीजें आपके बुक्स में है तो आप एक बार दोबारा जब जाके रिपीट करोगे, पढ़ोगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आने लग जाएंगी। ठीक, तो सबसे पहली बात देखो हम यहाँ पे अब करते हैं क्या कि भाई डोमेन्स ऑफ करिकुलम क्या है। जो हमने अभी बात की वही चीज हम फिर से अगर समझें तो डोमेन्स ऑफ करिकुलम के अंतर्गत ही हम इन चीजों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में जैसे डोमेन्स ऑफ करिकुलम जब आप पढ़ोगे तो जो हमने अभी तक पढ़ा उसी चीज को समराइज किया गया है डोमेन्स ऑफ करिकुलम के अंतर्गत। किस फॉर्म में समराइज किया गया है आपने देखा होगा अगर, तो उसको जो है इसी तरीके से 4 हिस्सों में बांट के समराइज किया गया है। ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य के रूप में, जो हमने अभी पढ़ा उसी चीज को, और साथ ही साथ जो है उसको किसके साथ जोड़ा गया है, ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। एंड देन आपका एक तरीके से मेथड या प्रोसेस जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस पार्ट हम इसको कह सकते हैं, या हम इसको क्या कह सकते हैं, मेथड्स एंड स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, मेथड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं,
मेथड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम क्या देख रहे हैं वहां पे, देखिए एक तरीके से इवेल्युएशन का प्रोसेस है। इवेल्युएशन का प्रोसेस है आपकी बुक में जो एक देखा होगा आपने, तो बहुत सारे बच्चे उस पर क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई क्या है ये, तो उस चीज का कोई मतलब अलग से नहीं है। आपने देखो ऑलरेडी पढ़ रखा है कि करिकुलम में क्या क्या चीजें शामिल है, उसी चीज को उन्होंने डायग्रामेटिकली जो है रिप्रेजेंट किया हुआ है वहां पे। अगर आप देखोगे बेसिकली वो जो है रिप्रेजेंटेड है आपके नोट्स में एज पर कंपोनेंट्स, एज हेडिंग उसका क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम या डोमेन्स ऑफ करिकुलम, उसी रूप में। ठीक है, और एक जो पार्ट हो जाता है वो क्या हो जाता है, कंटेंट, या आप इसी को क्या कह सकते हो, सब्जेक्ट मैटर। तो अलग अलग तरीके से इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ब्रॉडर लेवल पे हमको समझना है, जो कि हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में और इस क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अभी जो हमने ब्रीफ किया, तो हम क्या कह रहे हैं, देखो कि ये चारों ही एलिमेंट्स कहीं ना कहीं करिकुलम के कंपोनेंट्स के फॉर्म में आते हैं। इसको हम डोमेन्स या कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम में भी रख सकते हैं। और इसके अलावे, इन चार चीजों के अलावे, इसके अलावे में अगर हम देखें तो और भी चीजें अगर एग्जाम में ओरिएंटेड पूछी जाती हैं, जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में इस चार ऑप्शंस तो ये होते ही होते हैं, प्लस इसके अलावे और भी चीजें ऐड कर देता है वो। जैसे और भी चीजों का मतलब क्या हो सकता है, टीचिंग मेथड्स ऐड कर दे, अलग से दे दे, मतलब है ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल दे दे। मान लीजिए अगर वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात कर देता है तो हम उसको भी इंक्लूडेड मानेंगे। अगर वो इसके साथ साथ जो है बात कर देते हैं लेट्स से क्लासरूम एक्टिविटीज की, क्लासरूम एक्टिविटीज की बात कर देते हैं तो हम उसको भी इंक्लूड कर देंगे। अगर मान लीजिए वो मॉरल एंड सोशल वैल्यूज की बात कर देते हैं तो हम उसको भी कहीं ना कहीं इंक्लूड कर लेंगे। तो इस तरीके से जो भी चीजें हैं, ऑल द एस्पेक्ट्स विल बी इंक्लूडेड। ठीक, एक पर्टिकुलर यहाँ पे एलोबरेशन कर दिया गया इस तरीके से, डज नॉट मीन कि यही चार चीजें आएंगी उसमें, है ना। कंसेप्चुअली हमें अंडरस्टैंड करना है कि भाई व्हाट थिंग्स आर इंक्लूडेड। सो वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास इन डिटेल एंड टुडे आल्सो वी हैव समराइज्ड दैट just before this, that every aspect of teaching learning process, every aspect of education which is planned, it may be written, it may not be written, right, is the part of curriculum, and that is basically oriented to develop a child, develop a able child with different perspectives। अब उसमें हम जब जाएंगे पर्सपेक्टिव्स में तो हम लोग बात करेंगे कि अलग अलग आइडियलिज्म, अलग अलग फिलोसफीज हैं, अलग अलग अप्रोचेज हैं, जिसमें अलग अलग तरीके से वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, क्लियर है वॉइस? तो पूजा आप एक बार अपने सिस्टम का चेक करें। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग दिमाग में बिठा लीजिए आप लोग कि इसमें कई तरह के अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। हमें ब्रॉडर कंसेप्ट को लेकर चलना है। जब भी करिकुलम के बारे में पूछा जाएगा तो करिकुलम के कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स या डोमेन्स जो भी तरीके से पूछा जाएगा, हमें इसमें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेकर चलना होगा। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेकर चलेंगे हम लोग। ठीक है, ये बात क्लियर है? ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो ये चीज क्लियर हो गई हमारी कि हमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेना है, सिर्फ रट्टाफिकेशन पे नहीं जाना है कि भाई ये देयर आर 4 एलिमेंट्स वी हैव स्टडीड सो दीज ओनली 4 एलिमेंट्स विल बी देयर। थोड़ा सा कंसेप्चुअली अप्लाई करना है माइंड को और चीजों को इंक्लूड करना है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं बेसिस ऑफ करिकुलम। जैसे आपने बुक में देखा होगा तो आपके बुक के अंदर दिया हुआ है कि भाई बेसिस ऑफ करिकुलम क्या है, क्या चीजें हैं जो हमारे करिकुलम को प्रभावित करती हैं। तो उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फैक्टर्स ऑफ करिकुलम या बेसिस ऑफ करिकुलम, ऑन विच ग्राउंड्स ऑफ करिकुलम फॉर्मेशन या करिकुलम डिजाइनिंग। ठीक है, तो हम उस रूप में भी इसको समझ सकते हैं। तो बेसिकली आपका बेसिस ऑफ करिकुलम अगर हम देखें, ठीक है, तो बेसिस ऑफ करिकुलम के अंतर्गत आपके 4 मुख्य रूप से यहां पे दिया हुआ है बेसिस ऑफ करिकुलम, यानी कि पाठ्यचर्या के आधार। पाठ्यचर्या के आधार क्या है देखा जाए अगर, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो बेसिस ऑफ करिकुलम के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो मेनली इसमें जैसे दिया हुआ है आपके ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल फोर्सेज, नेचर ऑफ लर्निंग एंड नेचर ऑफ नॉलेज एंड कॉग्निशन। ठीक है, तो 4 चीजें क्या दी हुई हैं बेसिस ऑफ करिकुलम के अंतर्गत। एक तो हो गया आपका, मान लीजिए इसको ऐसे आपके बुक में दिया गया होगा ये इस तरीके से बना के। ठीक है, ये हो गया करिकुलम। अब इसके बेसिस में क्या क्या आ गया, एक तो हो गया आपका सोशल फैक्टर्स या सोशल फोर्सेस या फैक्टर्स भी कह सकते हो आप इसको, यानी कि सामाजिक कारक या सामाजिक बल या सामाजिक प्रभाव कह सकते हो आप इसको, सोशल फोर्सेस या सोशल फैक्टर्स। ठीक है, सामाजिक कारक या सामाजिक प्रभाव। दूसरा आप क्या कह सकते हो, दूसरा आप इसके अंतर्गत जो है
बेसिकली रख सकते हो नेचर ऑफ नॉलेज एंड कॉग्निशन, नेचर ऑफ नॉलेज एंड कॉग्निशन। देखिए जैसे अभी तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे, जीन पियाजे, वाइगोस्की एंड ऑल, अब वो सब चीजें यहाँ पे अप्लाई होंगी, है ना। इस चीज को जब हम समझेंगे तो वो चीजें अप्लाई होंगी। मैं आपसे कह रहा था बार बार, आप परेशान हो रहे थे कि भाई हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं ये पीजीटी के सिलेबस में तो है नहीं, तो ऑब्वियसली नहीं था, एक्सप्लिसिटली नहीं था, बट इम्प्लिसिटली तो था ही। तो इम्प्लिसिटली कहाँ पे आएगा, अभी मैं आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ। नेचर ऑफ नॉलेज एंड कॉग्निशन, नेचर ऑफ नॉलेज एंड कॉग्निशन, ठीक। तो ये एक कंसेप्ट हो जाएगा आपका। इसी तरीके से इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ज्ञान व संज्ञान। कॉग्निशन का मतलब होता है संज्ञान, प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ नॉलेज। ज्ञान व संज्ञान की प्रकृति, हम इसको क्या कहेंगे, ज्ञान व संज्ञान की प्रकृति। अच्छा, एक एस्पेक्ट इसमें और क्या देखेंगे हम लोग, देखो एक एस्पेक्ट इसमें हम क्या देख लेंगे, अप्रोचेज ऑफ लर्निंग या नेचर ऑफ लर्निंग, हाउ लर्नर्स लर्न, नेचर ऑफ लर्निंग, हाउ लर्नर्स लर्न। तो नेचर ऑफ लर्निंग यानी अधिगम की प्रकृति क्या है, इसके ऊपर भी आधारित होगा पाठ्यचर्या आपका। अधिगम की प्रकृति इस पर भी आधारित होगा कहीं ना कहीं। और एक एस्पेक्ट और क्या दिया हुआ है, देखिए एक एस्पेक्ट और जो दिया हुआ है दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना, यानी कि मनुष्य का विकास किस रूप में हो रहा है और क्या उसकी प्रायोरिटीज हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, या हम इसको क्या कहेंगे, मानव विकास की क्या स्थिति है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से चारों चीजें जो है सब चीज को कंप्राइज करती हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें पाठ्यचर्या के आधार क्या हैं, तो एक बार समझते हैं इन चीजों को। सबसे पहले जैसे मान लीजिए दिया हुआ है सोशल फोर्सेस, ठीक है, या सामाजिक विकास दिया हुआ है। तो सोशल फोर्सेस या सामाजिक विकास का क्या मतलब हो गया, सोशल फोर्सेस या सामाजिक विकास का मतलब ये हो गया कि भाई किस तरीके से जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समाज के साथ हमारे रिश्ते हैं, किस तरीके से व्यक्ति और कम्युनिटीज वगैरह को कल्चरल डेवलपमेंट क्या है, सोशल एस्पेक्ट्स क्या है हमारे। जैसे हम देखते हैं इंडिया में, देखो कि भाई जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है वो सोशल स्ट्रक्चर हमारा क्या एक जैसा है, एक रूपता है उसमें, क्या यूनिफॉर्मिटी है हमारे सोशल स्ट्रक्चर्स में। जो हमारी सोसाइटी की संरचना है, द स्ट्रक्चर ऑफ आवर सोसाइटी कैन वी से इज इगैलिटेरियन, इक्वल, और इट इज डिफरेक्टेड, व्हाट वी कैन से। What is your answer? What is your reply on that? Can we say that our society is basically equal in structure, in its nature? Can we say like that? Video is gone. क्या हो गया? क्यों पावर नहीं था? हेलो, अब आ गया होगा सुनील जी, पूनम अब आ गया होगा। ओके, वीडियो भी आ गया होगा। एक्चुअली कैमरा वाज लाइक वायर कुछ उसका डिटैच हो गया था। जस्ट रीलोड इट, वीडियो इज देयर। वीडियो आ गया सबको, विजुअल आ गए क्लास के ना? ओके ओके, सी कंटिन्यू करते हैं। तो सी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, देखो सामाजिक प्रभाव या सोशल फोर्सेस की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब भी हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स फिक्स करेंगे, मान लीजिए, तो जो हमारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रहे हैं, जो भी हमारे ऐतिहासिक प्रभाव रहे हैं समाज के ऊपर, जैसे मान लीजिए इंडियन पर्सपेक्टिव की हम बात करें तो ऑलवेज वी डिस्कस दैट इंडिया हैज बीन अंडर एक्सटर्नल रूल्स फॉर सेवरल सो मेनी ईयर्स, राइट। इंडिया जो है बहुत सालों तक, सैकड़ों सालों तक दूसरे बाह्य शासनों के अंतर अधीन रहा है, ठीक है। पहले मुगल्स थे, उसके पहले अलग अलग तरीके के शासक आए, ठीक, और उसके बाद फिर जो ब्रिटिशर्स थे वो लंबे समय तक यहाँ पे शासन करके गए। तो उसकी वजह से एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इंडिया का क्रिएट होता है जिसमें कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स आती हैं। अब जब हम एजुकेशन के लिए करिकुलम प्लान करेंगे तो क्या हम उसमें इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? अगर हम इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे तो जो पेट्रियोटिज्म का फीलिंग है हम अपने नई जनरेशन को क्या ट्रांसफर कर पाएंगे? बात समझ आई? तो वट एवर सोशल इम्पैक्ट हैज बीन देयर इन हिस्ट्री, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स, what changes the society is going through, all they are reflected in
करिकुलम। ठीक है, तो समाज में पहले क्या स्थिति रही, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या रहा हमारा, सांस्कृतिक विविधता का क्या स्तर है, कल्चरल डाइवर्सिटी किस लेवल की है हमारी, कितने डिफरेंट अलग अलग प्रकार के कम्युनिटीज एक साथ रह रहे हैं, कितनी अलग अलग प्रकार की लैंग्वेजेज हम बोल रहे हैं, ऑल दैट इम्पैक्ट्स आर बेसिकली करिकुलम। तो आप देखोगे कि व्हेन एजुकेशन, अर्लियर एजुकेशन वाज इन द लिस्ट ऑफ स्टेट, but later on education has been made a subject of concurrent list. You must be knowing that fact, है ना। education is the matter of which list of the can say जो आप अगर पढ़ते हो, schedules पढ़ते हो आप कॉन्स्टिट्यूशन में, तो there are 3 schedules. One is central list, second is there are 3 lists under schedule, है ना, schedule 7 I think. तो अंडर शेड्यूल 7 आई थिंक देयर आर 3 लिस्ट, है ना। वन इज सेंट्रल लिस्ट, सेकंड इज स्टेट लिस्ट एंड थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब केंद्र सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। तो शिक्षा किस में शामिल है, शिक्षा कौन सी लिस्ट में है, सेंट्रल लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में मतलब, या स्टेट लिस्ट में, या कॉन्करेंट लिस्ट में? कॉन्करेंट लिस्ट में, यानी समवर्ती सूची में शामिल है ना। समवर्ती सूची का मतलब हो गया कि भाई बोथ द लॉ मेकिंग एजेंसीज, लाइक मतलब सेंट्रल एजेंसी जो है दैट इज पार्लियामेंट, एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स दे आर विधायिकास, विधानसभा या विधान परिषद जो भी है, जहां पे यूनिकैमरल है तो यूनिकैमरल और बाइकैमरल है तो बाइकैमरल। ठीक है, वो दोनों को ही अधिकार है कानून बनाने का शिक्षा के ऊपर। एंड दैट इज वाई इन 1968, देन इन 86 एंड देन रिवाइज्ड इन 92 बेसिकली एनपीई, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन हैज बीन फ्रेम्ड। तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के दौरान क्या हुआ कि भाई एक हमने मूल पाठ्यचर्या कहीं ना कहीं विकसित करने की कोशिश की कि जो भी पाठ्यक्रम तैयार होगा, जो भी कंटेंट प्लान होगा, वो एक तरीके से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा है, जो नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है प्लान किया जाएगा, जिसमें कि एक कोर करिकुलम होगा कहीं ना कहीं, जिसमें कि जो मेन चीजें हैं, जो मेन चीजें हैं, ठीक है, जो मेन चीजें हैं वो उसमें इंक्लूड होंगी। जैसे कि मान लीजिए इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स हैं, है ना, जो कल्चरल डाइवर्सिटी इंडिया की है, वो चीजें उसमें शामिल होंगी। जो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, जो हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, लोकतांत्रिक मूल्य हैं, वो सारी चीजें हमारे एजुकेशन का या करिकुलम का पार्ट बनेंगी। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब क्या है, यस, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इट वाज मूव्ड फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई दोनों ही कानून बना सकते हैं एजुकेशन के मैटर पे। ठीक है, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि भाई 76 के बाद 86 के अंदर हम देख रहे हैं कि एनपीई लाया गया, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन लाया गया, और उसमें यह चीज इंश्योर की गई कि जो करिकुलम डिजाइन होगा तो स्टेट अलग अलग बोर्ड जो होंगे स्टेट के, वो अलग अलग चीजें पढ़ा सकते हैं अपने अपने स्टेट के रिलेटेड। लेकिन उसके अलावा एक जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट है, जो इंडियन डाइवर्सिटी है, इंडियन कल्चर की डाइवर्सिटी है, जो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसके जो प्रिंसिपल्स है और जो बेसिक चीजें हैं जो कि साइंटिफिक टेम्परामेंट या साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करने के लिए जरूरी है, जैसे नेचुरल साइंसेज हैं, लैंग्वेजेज हैं, या बात करें हम एक तरीके से गणित है, मैथमेटिक्स है, इन सबको जो है करिकुलम का प्लान बनाया जाएगा। तो इन चीज को इंश्योर किया गया। उसके बाद स्टेट वाइज हर एक राज्य सरकार अपने राज्य से संबंधित जो तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो भी एजुकेशन के करिकुलम में शामिल कर सकते हैं। दे आर फ्री टू डू दैट, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि भाई जो भी जैसे आज के समय में हम देख रहे हैं कि आईसीटी इज बीइंग इंक्लूडेड, तो वो भी कहीं ना कहीं सोसाइटी के ऊपर जो चेंज आ रहा है नई तकनीक का, उस चीज को बच्चों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए हमें शामिल करना पड़ रहा है। तो वॉट एवर चेंजेस द सोसाइटी इज गोइंग थ्रू, वॉट एवर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी हैज बीन देयर, ठीक है, ऑल दे इन्फ्लुएंस द डिजाइनिंग ऑफ द करिकुलम, राइट। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द ह्यूमन डेवलपमेंट पार्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट पार्ट की तरफ अगर हम बढ़े, मानव विकास की तरफ, तो बेसिकली इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हो? जैसे देखो, जो हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ते हैं, जो हमने बाल विकास में पढ़ा, अब आप जानते हो कि भाई सपोज इफ यू आर द अथॉरिटी टू मेक द करिकुलम and you are planning a curriculum for, let's say, if suppose you are planning a curriculum, if you are planning a curriculum, आप एक जो है करिकुलम बना रहे हो मान लीजिए, और आप करिकुलम बना रहे हो किसके लिए? आप करिकुलम बना रहे हो मान लीजिए मैं कहूं कि भाई 8 से लेके 10 साल के बच्चों के लिए बना रहे हो, 8 to 10 ईयर्स के बच्चों के लिए बना रहे हो। अब जब तक आपको एक ह्यूमन डेवलपमेंट का एक जो ट्रेंड है, जो पैटर्न है,
जो प्रेडिक्टेबिलिटी है, जब तक वो समझ नहीं आएगी कि मानव विकास कैसे होता है, किस उम्र में बच्चों में कौन सी अप्रोच होती है, किस उम्र में बच्चों में क्या ट्रेट्स होती हैं, किस उम्र में बच्चों की मैच्योरिटी लेवल क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होती है, नॉर्मल उनकी लर्निंग पैटर्न क्या होते हैं, है ना, उनका एक तरीके से लैंग्वेज के साथ इंटरेक्शन का लेवल क्या होता है, तब तक क्या आप उनके लिए सही कंटेंट प्लान कर सकते हो क्या, या सही मेथोडोलॉजी प्लान कर सकते हो क्या, सही टीचिंग एड्स का सिलेक्शन कर सकते हो क्या, या वी नीड टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड साइकोलॉजी फॉर डिजाइनिंग अ करिकुलम? व्हाट यू से? क्या लगता है आपको? अगर हमें ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रोसेसेस की जानकारी होगी, ठीक है, कि बच्चों का विकास कैसे होता है, तो वो हमें मदद करेगा करिकुलम डिजाइनिंग में या नहीं करेगा? लेट्स से देयर आर टू different authorities who are responsible to make a curriculum. One is very much aware about the child development processes, human development processes, right? That how children think, how their language is developed, how their motor skills are developed, how they get the maturity, है ना, how they start learning, what is acquisition, what is learning processes, ये सब उसको पता है, ठीक है। किस उम्र में बच्चे के अंदर कौन सी ट्रेट्स आती हैं, कब वो गैंग मेकिंग करता है, कब वो गैंग एज बनाता है, कब वो प्री एक तरीके से हम बोल सकते हैं कंसेप्चुअल पीरियड में होता है, कब वो जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट सीखता है, कब वो कंजर्वेशन समझता है। ये बातें जब हमें पता होंगी, कब वो लॉजिकल डिडक्टिव रीजनिंग समझने लग जाता है, कब तक वो इंडक्टिव रीजनिंग समझता है, कब वो एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स को भी सीख सकता है, और कब उसके अंदर क्षमता जो है सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट को समझने की है। जब तक हम ये सारे पर्सपेक्टिव नहीं जानेंगे, तब तक क्या हम प्रॉपर कैरिकुलम डिजाइन कर सकते हैं किसी भी एज ग्रुप के लिए? कैन वी से दैट? वी कैन नॉट से दैट, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मानव विकास का मतलब ये हो गया कि अलग अलग जो बच्चों के इंटरेस्ट हैं, जो उनकी एबिलिटीज हैं, ठीक है, जो मैच्योरेशन का प्रोसेस है, जो एक तरीके से उनके मैच्योरेशन का प्रोसेस है, मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता है, परिपक्वन है, ठीक है, योग्यता है उनकी, कब कौन सी योग्यता आएगी, ठीक है, या जैसे उनकी रुचियां क्या होंगी, किस प्रकार की, उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है बच्चों की वो कैसे डेवलप होती है, उनकी जो रीजनिंग एबिलिटीज हैं वो कब किस तरीके की आएंगी, ठीक है। जब तक ये हमें समझ नहीं आएगा, या उनका जैसे मान लीजिए मोटर डेवलपमेंट है, उनके मॉरल डेवलपमेंट की जो अवस्थाएं हैं अलग अलग, जब तक ये समझ नहीं आएगा एटसेट्रा आप कह सकते हो, तब तक हम जो है प्रॉपरली प्लान नहीं कर सकते करिकुलम को। तो दैट इज वाई वी नीड टू नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ऑल्सो, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिजाइनिंग द करिकुलम। और अब यहाँ पे आप देखो कि हम लोग जब ये चीजें पढ़ रहे थे तो क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि अगर ये चीजें हमें पता है तो हम किसी भी एज ग्रुप के लिए जब भी पाठ्यचर्या बनाएंगे, या हम कहें कि एज अ टीचर हमें पाठ्यचर्या बनाना हो सकता है ना पड़े, लेकिन उसमें हम इन्वॉल्व हो सकते हैं, एज अ फीडबैक हम अपना काम कर सकते हैं, एज अ सजेशन हम उसमें चीजें इनपुट दे सकते हैं। लेकिन एज अ एग्जीक्यूटिव अगर मान लीजिए हम जैसे गवर्नमेंट की बात करते हैं कि भाई 3 एजेंसीज मेनली काम कर रही हैं, एक एजेंसी काम कर रही है लॉ मेकिंग की, दूसरी काम कर रही है एग्जीक्यूशन की, तीसरी कर रही है डिसीजन मेकिंग की या जजमेंट की, ठीक है, यानी लेजिस्लेचर, कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, और न्यायपालिका यानी कि विधायिका, सॉरी ये जुडिशरी। तो एज अ टीचर हमारा रोल मेनली एटलीस्ट इंप्लीमेंटेशन में तो ही है। आप क्लासरूम में कैरिकुलम को इंप्लीमेंट कौन करेगा? टीचर डायरेक्टली करेगा, स्कूल मैनेजमेंट एंड टीचर करेंगे, राइट? तो टीचर का जो डायरेक्ट रोल है इंटरेक्शन में बच्चों के साथ, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसी को डिलीवर करना है कंटेंट जो भी प्लान किया गया है कैरिकुलम के द्वारा। तो जो भी कैरिकुलम के द्वारा कंटेंट प्लान किया गया है, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए और उस कंटेंट को बच्चों को ट्रांजेक्ट करने के लिए, बच्चों तक पहुंचाने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, हु इज द मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन? द टीचर, right? So teacher must be aware of everything. That's why only teacher will be able to do action research. जो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का मतलब क्या होता है? एक्शन रिसर्च का मतलब होता है कि किसी भी प्रोफेशन में जब आप हो तो उस कई चीजें तो आप पहले से सीख के तब काम करने जाते हो, और कई चीजें जब आप काम करते हो तभी आपको फेस करनी पड़ती हैं, और उसको जब आप फेस करते हो तो वहीं पे उसके बारे में स्पॉन्टेनियसली जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप कुछ ना कुछ सिद्धांत, कुछ ना कुछ तरीके, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज डेवलप करते हो और उस प्रॉब्लम को डील करते हो। तो दैट इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च, राइट? दैट रिसर्च विच इज डन on the point of work, on the point of workplace we can say, है ना, when while working, while doing the job, while doing the performance, जब हम काम करते समय कुछ रिसर्च करके नया डेवलप करते हैं, नई स्किल डेवलप करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च। तो बीइंग अ टीचर, अगर आप इन चीजों को समझोगे तो आप बच्चों की जरूरतों को एज पर देयर नीड, एज पर देयर रिक्वायरमेंट, एज पर देयर प्रॉब्लम आप क्या कर सकते हो?
अपना जो इम्प्लिसिट करिकुलम है, जो लिखित नहीं है, जो पहले से तय नहीं है, लेकिन इम्प्लिसिटली आपको उनको डिलीवर करना है, वो आप बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकते हो। तो करिकुलम की एग्जीक्यूशन में, जो एक्सप्लिसिट करिकुलम है उसके एग्जीक्यूशन में, जो पहले से स्थापित लिखित पाठ्यचर्या है उसको लागू करने में, और जो इम्प्लिसिट या हिडन करिकुलम है जो कि स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं है, ओवर्टली एक तरीके से एक्सप्लेन्ड नहीं है, एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है, लेकिन इम्प्लिसिटली अंतर्निहित रूप से, है ना, या हम कह सकते हैं कोवर्ट रूप से, आंतरिक रूप से आपके व्यवहार से, आपके बर्ताव से, आपकी बातचीत से, आपके पढ़ाने के तौर तरीकों से बच्चे तक पहुंच रहा है। ठीक है, जैसे जैसे मॉरल वैल्यूज है, जैसे मान लीजिए वे ऑफ टॉकिंग है, जैसे मान लीजिए वे ऑफ ड्रेसिंग सेंस है, ठीक है, वे ऑफ वियरिंग द क्लॉथ्स है, वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर है, वे ऑफ ग्रीटिंग ईच अदर है। ये सब बच्चा टीचर से सीखता है, तो वो सब इम्प्लिसिट करिकुलम का पार्ट है, वो हम बेहतर कर पाएंगे अगर हमें इन चीजों की जानकारी होगी। नेक्स्ट कम टू द अधिगम की प्रकृति, दैट इज नेचर ऑफ लर्निंग। अब जैसे हमने पढ़ा हुआ है अभी तक इतनी चीजें कि भाई बच्चे दो तरीके से सीखने वाले होते हैं। कुछ लोग हैं जो कि कैसे सीखते हैं, हमने बात की भाई प्रैक्टिस से सीखते हैं, हमने क्या बात की, प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग होती है, ठीक। और कुछ में हमने क्या बात की, कॉग्निशन बेस्ड लर्निंग होती है, कॉग्निशन बेस्ड लर्निंग होती है, या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड या एक्सपीरियंस बेस्ड कह सकते हो आप इसको, यही हमने बात की थी। जो एक्सपीरियंस या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग है उसको हम किस में रखते हैं, कॉग्निटिव अप्रोच में रखते हैं, कॉग्निटिव अप्रोच में रखते हैं लर्निंग के अंतर्गत। और इसको हम किस में रखते हैं, प्रैक्टिस बेस्ड को बिहेवियरिस्ट में रखते हैं, ठीक। तो मोस्टली अगर जितने भी थिंकर्स हैं, जितनी भी थ्योरीज हैं लर्निंग की, उसको हम बांटे हैं तो मेनली हम दो में बांटते हैं, बिहेवियरिस्ट और कॉग्निटिव। तो अब आप कौन से थ्योरी को फॉलो करते हो या कौन सी चीज किससे सिखाई जा सकती है। लेट्स से जैसे मान लीजिए हैबिट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, अब छोटे बच्चों को आप कॉग्निटिव लेवल पे बहुत कुछ नहीं सिखा पाओगे, तो आपको उनको कहीं ना कहीं मेमोराइजेशन कराना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं उनको लर्निंग करानी पड़ेगी थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइजेस, रोट लर्निंग की तरफ लेके जाना पड़ेगा। बहुत छोटे अगर बच्चे हैं, इफ दे आर नॉट एबल टू मेक एसोसिएशंस देमसेल्व्स, if they are not able to explain the concepts internally, then you'll have to put that as a rote learning to them in initial phase, right? तो शुरुआत में कम उम्र के बच्चों में, प्री प्राइमरी में या प्राइमरी लेवल पे हमें बच्चों को कैसे सिखाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रोट लर्निंग के मेथड्स लेके चलने पड़ेंगे। कुछ ना कुछ हमें ध्यान रखना पड़ेगा, किसके बारे में, कुछ ना कुछ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई उनको जो है मीनिंगफुल लर्निंग बाद में होगी, पहले हम उनको क्या करेंगे, एक तरीके से अभ्यास के माध्यम से, इमिटेशन के माध्यम से सिखाने की कोशिश करेंगे। रीइंफोर्समेंट बहुत वर्किंग यहाँ पे रहेगा, रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन। और कैसा पुनर्बलन, अब सोचो आप कि अगर छोटा बच्चा है मान लीजिए और बिहेवियरिस्ट अप्रोच है उसकी, है ना, तो बिहेवियरिस्ट अप्रोच होने की वजह से हम सीधे सीधे क्या उसको इंटरनल मोटिवेशन या इंट्रिंसिक मोटिवेशन से प्रेरित कर पाएंगे काम करने के लिए, सीखने के लिए, या हमें एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का सहारा लेना पड़ेगा। What kind of motivation will be useful? What kind of reinforcement will be useful? Materialistic और monetary incentive, external motivation, या फिर हम बात कर सकते हैं यहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन, या एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि वर्बल मोटिवेशन या वर्बल रीइंफोर्समेंट काम करेगा। यहाँ पे छोटे बच्चों के साथ क्या काम करेगा सीखने के लिए, बताइए। छोटे बच्चों के लिए सीखने के लिए ज्यादा बेहतर क्या होगा, व्हाट विल बी मोस्ट एप्रोप्रिएट काइंड ऑफ इंसेंटिव फॉर स्मॉल लर्नर्स, फॉर इनिशियल लर्नर्स, दैट विल बी एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, दैट विल बी मटेरियल और वर्बल। What I'm asking first response to that, Pradeep. एक्सट्रिंसिक, डेफिनेटली एक्सट्रिंसिक एंड मटेरियल। हाँ, एक्सट्रिंसिक और मटेरियल ज्यादा काम आएगा अगर हम बिहेवियरल पैटर्न पे सीख रहे हैं, अगर हम बिहेवियरिस्ट अप्रोच से सीख रहे हैं ना। तो लर्निंग का नेचर अगर हमें समझ आएगा एज अ टीचर्स, या हम बात करें कि भाई करिकुलम जो डिजाइन करने वाले लोग हैं, चाहे वो प्रिंसिपल्स हों, चाहे मान लीजिए हम बात करें जो भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, चाहे काउंसलर्स हैं, चाहे मान लीजिए हम बात करें एक तरीके से जो सुप्रिंटेंडेंट्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, अथॉरिटीज हैं, अगर उनको लर्निंग की नेचर के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी, अगर उनको पता होगा कि भाई देयर आर टू काइंड्स ऑफ लर्निंग्स जिसपे बच्चे सीखते हैं, कुछ चीजें जो हैबिचुअल हैं, हैबिचुएशन की चीजें हैं, आदत निर्माण की बातें हैं, आदत छुड़ाने की बातें हैं, वो कहीं ना कहीं हमको प्रैक्टिस बेस्ड और एक तरीके से कंडीशनिंग बेस्ड जाना पड़ेगा, क्लासिकल कंडीशनिंग लेके आना पड़ेगा उसमें, ठीक। तो वो सारी चीजें हम जब जानेंगे तो ज्यादा बेहतर करिकुलम डिजाइन कर पाएंगे, क्योंकि हमें उसमें देखो क्या करना है, हमने अभी पढ़ा था कि हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करना करिकुलम में, ऑब्जेक्टिव भी सेट करना है, कंटेंट भी प्लान करना है, और उस कंटेंट को कैसे डिलीवर किया जाना है, कैसे ट्रांजेक्शनल प्रोसेसेस को इंप्लीमेंट करना है, वो प्रोसेसेस भी हमें कहीं ना कहीं प्लान आउट करनी पड़ती है करिकुलम के अंदर। तो हम कौन सा कंटेंट पढ़ाएंगे पहले, फिर उस कंटेंट को सही तरीके से बच्चे तक डिलीवर कैसे किया जाएगा जिससे कि बच्चा उसको ज्यादा से ज्यादा सीख सके, मिनिमम लर्निंग उसकी हो सके। तो इन दोनों चीजों को
इंश्योर करने के लिए हमें लर्निंग के नेचर को समझना पड़ेगा, हमें बच्चे की एज को, एबिलिटी को, उसकी इंटरेस्ट लेवल को, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को, उसके हर एक तौर तरीके को समझना पड़ेगा। तभी जाके हम उसमें या तो बिहेवियरल मेथड देंगे या तो कॉग्निटिव मेथड देंगे या तो दोनों का एक तरीके के एसिमिलेशन देंगे। आई बात समझ में? तो हमें ये चीज समझनी है कि भाई जो प्रैक्टिस है या जो हम एक तरीके से कॉग्निशन है, दोनों तरह की लर्निंग्स को लेकर चलेंगे। अब कॉग्निशन बेस्ड लर्निंग में प्रदीप आपने पूछा था, तो वो किस में आएगा? कॉग्निटिव में आएगा। जो गेस्टाल्ट की अप्रोच आपने पढ़ी है, हमने पढ़ी है ना, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या इनसाइट थ्योरी, वो किस में आती है? कॉग्निटिव में। बिहेवियरल में मेनली आएगी आपकी जो प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज बेस्ड है, कंडीशनिंग बेस्ड थ्योरीज है, एसोसिएशन बेस्ड थ्योरीज हैं, वो जैसे कि हमने बात की थी स्किनर की, पावलोव की, थॉर्नडाइक की, रेनर की, ये सारी थ्योरीज किसमें आएंगी? बिहेवियरिस्ट में। ठीक। और बाकी जो आपकी हमने बात की अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी, पियाजे की थ्योरी, वाइगोस्की की थ्योरी, कोहलबर्ग की थ्योरी, ठीक है, ये सब चीजें किसमें आएंगी? या फिर गेस्टाल्ट यानी कि कोहलर एंड कोफका की थ्योरी, जो इनसाइट थ्योरी, वो सब किसमें आएंगी? वो सब आएंगी आपकी कॉग्निशन बेस्ड या कॉग्निटिव थ्योरीज में। तो समझ आया ये आपको की जानकारी, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट की जानकारी, हमें लर्निंग के मेथड्स की, लर्निंग के अप्रोचेज की, लर्निंग के एक तरीके से लॉज की या थ्योरीज की जानकारी होगी तो हम करिकुलम को ज्यादा बेहतर तरीके से आधार दे पाएंगे, बना पाएंगे। तो दीज आर द बेसिस ऑफ करिकुलम। नाउ कम टू द नेचर ऑफ नॉलेज एंड कॉग्निशन। ये नेचर ऑफ नॉलेज एंड कॉग्निशन किस पे डील करता है? ये बेसिकली डील करेगा कि भाई जब भी हम किसी चीज का ज्ञान विकसित करते हैं तो हमारा तरीका क्या है ज्ञान विकसित करने का, है ना। जैसे आप जानते हो कि भाई मैं आपको जो प्रोवाइड कर रहा हूं दैट इज अ इन्फॉर्मेशन। लेट्स से मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन लेट्स से प्रोवाइड करता हूं, जैसे आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो। अब करंट अफेयर्स में यू गेट द इन्फॉर्मेशन दैट हु डिड दैट, व्हाट स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड, ऑन विच डेट, विच डे इज सेलिब्रेटेड एंड ऑल दिस, राइट। ऑन 6th of yesterday जैसे हम देखें तो yesterday there was 6th of December and 6th of December is celebrated as what is basically जो 6 दिसंबर है उसको हम कैसे देखते हैं? महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में देखते हैं। अंबेडकर के एक तरीके से महापरिनिर्वाण की वजह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हम उसको मनाते हैं पुण्यतिथि के रूप में, राइट। तो अब ये फैक्ट आपको मिल गया, एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। अब वो इन्फॉर्मेशन, सूचना कैसे नॉलेज बनती है, आप उसमें इवेल्युएशन का प्रोसेस लेके आते हो या नहीं लेके आते हो, बस रोट लर्निंग है कि भाई टीचर ने कह दिया आपने मान लिया, ठीक है। या फिर आप उसको वेरीफाई करते हो, या आप उसको इवेल्युएट करते हो, या आप उसको अफेक्टिव लर्निंग के लेवल पे लेके जाते हो। ये सब क्या है? डिफरेंट है। और हर एक इंडिविजुअल क्या एक ही तरीके से नॉलेज क्रिएट करता है या अलग अलग तरीके से क्रिएट करता है? जो भी हमने पढ़ा हुआ है थ्योरीज में, चाहे हमने जीन पियाजे पढ़ा हुआ है, चाहे हमने वाइगोस्की पढ़ा हुआ है, चाहे हमने जो एक तरीके से कंडीशनिंग थ्योरीज पढ़ी हुई है, उन सब में हमने जो एक तरीके से कंक्लूजन निकाला हुआ है, जो हमने एक तरीके से उसका ग्रास्प किया हुआ है, कंसेप्चुअलाइज किया हुआ है कॉन्सेप्ट, वो क्या है? एवरी इंडिविजुअल learns in the same way or every individual is unique in themselves and that's why they learn differently, they create their knowledge differently with their own experiences. What is the truth? क्या मानते हो आप सही? हर एक अधिगमकर्ता अलग तरीके से सोचता है, अलग तरीके से सीखता है, अलग तरीके से समझता है चीजों को, या सब एक ही तरीके से सीखते समझते हैं? सब अलग अलग तरीके से समझते हैं। बिल्कुल रश्मि, दीप शिखा, अनुकूल, अनिल जी कह रहे हैं एक्सपेरिमेंटलिज्म से। बिल्कुल, एक्सपेरिमेंटलिज्म इज ऑल्सो अप्रोच ऑफ करिकुलम, और से फिलोसफिकल बेस है वो। एक्सपेरिमेंटलिज्म को ही हम जो है प्रैग्मेटिज्म भी कहते हैं, ठीक है। जो एक्सपीरियंशियलिज्म है या एक्सपेरिमेंटलिज्म है उसको रियलिज्म से जोड़ते हैं बेसिकली। एक्सपीरियंशियलिज्म को हम जो है प्रैग्मेटिज्म से जोड़ते हैं। बात समझ आई आपको? तो ये सारी चीजें आपकी क्या बन जाएंगी? ये सारी चीजें आपकी बन जाएंगी बेसिकली ठीक है। एक्सपेरिमेंटलिज्म जो आपने बताया वो भी प्रैग्मेटिज्म से जुड़ता है। तो ये सारी चीजें क्या बन जाएंगी आपकी? ये सारी चीजें जो हैं रिक्वायर्ड होंगी, बेसिस होंगी किसकी? पाठ्यचर्या के निर्माण की। तो जब भी पाठ्यचर्या बनाई जाएगी इन चीजों को ध्यान में रखकर ही बनाई जाएगी। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट सबको आपको? तो नेचर ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान और संज्ञान की प्रकृति क्या है ये हमें समझना होगा। अब जब हम इसको समझेंगे तो हम किसको समझेंगे? देखो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझेंगे। अब हमें अगर मान लीजिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस समझ आते हैं, अगर हमें इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट समझ आते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के, यानी कि वैयक्तिक भिन्नता हम इसको कहते हैं। अगर मान लो जो पाठ्यचर्या बनाने वाले लोग हैं, अगर उनको वैयक्तिक भिन्नता की समझ है कि हर बच्चा अलग अलग होता है, सबका आईक्यू लेवल अलग होता है, सबका जो है एजुकेशनल कोसेंट यानी कि शैक्षिक लब्धि अलग होती है, ठीक, तो वो ऑब्वियसली जो है पाठ्यचर्या में एक ही तरीका शामिल करेंगे या डिफरेंट मेथड शामिल करेंगे? डिफरेंट तरीके से सिखाने पे कोशिश करेंगे या एक ही तरीका, एक ही पैटर्न, एब्सोल्यूट मेथोडोलॉजी की बात करेंगे? वो रिलेटिव मेथोडोलॉजीज की बात करेंगे या एब्सोल्यूट मेथोडोलॉजीज की?
ये कॉन्सेप्ट्स पे देखो क्वेश्चन बनते हैं। अगर करिकुलम बनाया जाएगा तो उसमें एक ही मेथड सबके लिए उपयोगी होगा या विभिन्न मेथड होने चाहिए ताकि हर बच्चा अपने तरीके से सीख सके? क्या होना चाहिए? डिफरेंट टाइप्स मस्ट बी देयर, यस सोनू। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, या हम कह सकते हैं कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है कि भाई अलग अलग बच्चे, अलग अलग क्षमता के बच्चे बैठ रहे हैं हमारी क्लास में, तो उनके हिसाब से हम चीजों को प्लान आउट करके चलेंगे पहले से, है ना। ऐसा थोड़ी होगा कि भाई बारात आ गई और पता चला कि जी इसमें मांसाहारी भी हैं। अब पता चला कि 100 लोगों की बारात आई, 100 लोगों में से 80 लोग जो है नॉन वेजिटेरियन है, और आपने बनवा के रखा हुआ 200 लोगों का खाना कौन सा? वेजिटेरियन वाला, बाटी चोखा। अब बाटी चोखा कोई खा ही नहीं रहा, तो कक्षा में बाटी चोखा ही खाने वाले तो है नहीं आपके, कुछ बाटी चोखा भी खाने वाले हैं और कुछ वहां पे हैं जो कि भैया मच्छी भात खाने वाले हैं, है ना। तो अब उनको मच्छी भात चाहिए तो आप उनको बाटी चोखा जबरदस्ती कितने दिन खिलाओगे भाई? वो छोड़ देंगे पढ़ाई लिखाई करना, वो शादी में आना ही छोड़ देंगे आपके। ठीक, तो डिफरेंट मेथड मस्ट बी देयर। तो हमें बच्चों की नीड को समझना जरूरी होगा, और वो हम कब समझेंगे? जब हम नेचर ऑफ नॉलेज एंड कॉग्निशन को समझेंगे कि भाई हाउ लर्नर्स think, how learners create their knowledge, how they experience, how they organize their thoughts, how they develop their knowledge, how they learn, right? So basically different kind of epistemologic concepts we need to know. ठीक है, कि बच्चा कैसे अपने ज्ञान का विकास करता है वो हमें पता होगा, तो उस चीज को भी हम पाठ्यचर्या का आधार बनाएंगे। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट आपको सारा? और यही सारी चीजें हमने इसके पहले क्या करी है, पढ़ी है वहां पे, जब हम पढ़ रहे थे, क्या, जब हम पढ़ रहे थे लर्निंग की थ्योरीज, अप्रोचेज ऑफ डेवलपमेंट और लर्निंग। ठीक है, तो आगे हम इस चीज को और कंटिन्यू करते हैं। यहां तक क्लियर है अगर सबको? तो एक बार आप बता दें मुझे कि हाँ जी क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब इसमें देखो हमने एलोबरेट करके समझ लिया। अब आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे इन्हीं में से स्टेटमेंट्स निकाले जाएंगे। तो आपको अगर क्लियर पता होगा, जैसे हमने बात की मान लो लर्निंग की प्रकृति की, अब उसमें स्टेटमेंट्स में हो सकता है कि भाई पाठ्यचर्या निर्माण में हमें व्यवहारवादी दृष्टिकोण को ध्यान में रखना चाहिए, हमें संज्ञानात्मक दृष्टिकोण को ध्यान में रखना चाहिए, हमें अधिगम की प्रकृति को ध्यान में रखना चाहिए, हमें बच्चे कैसे सीखते हैं इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो आप क्या करोगे, सारे के इंक्लूड करोगे उसमें। तो उसमें क्या होगा, ब्रेक करके आएगा, एनालिटिकल वे में क्वेश्चंस आएंगे। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एलोबरेटिवली इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं एक चीज को डिटेल में, ताकि क्वेश्चंस जब बनेगा तो इनके अंदर के पॉइंट्स उठाए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि भाई व्हाइल डिजाइनिंग अ करिकुलम विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स मस्ट बी कंसीडर्ड, है ना। एक पाठ्यचर्या निर्माण में निम्नलिखित में से किसको किसको कंसीडर किया जाना चाहिए। तो ये जितने भी एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस किए, चाहे वो सोशल फोर्सेज हो, चाहे वो हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ नॉलेज एंड कॉग्निशन का कि भाई इंडिविजुअलिटी होती है, यूनिकनेस होती है, चाहे हम बात करें नेचर ऑफ लर्निंग या मेथड ऑफ लर्निंग या अप्रोचेज ऑफ लर्निंग का, बिहेवियरिस्ट एंड कॉन्स्ट्रक्टिविज्म का, चाहे हम बात कर रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की प्रोसेसेस का या उसके प्रिंसिपल्स का, ये सब हमें कहीं ना कहीं ब्रेक कर करके इसके अंदर के कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे और हमें उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, और वो सारा आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे इसके अगेंस्ट कोई बात आएगी कि भाई ये प्रभावित नहीं करता पाठ्यचर्या को, हम उसको पकड़ लेंगे कि भाई वो गलत एक्सपीरियंस, गलत एग्जाम्पल है या गलत पॉइंट है। क्लियर है? जैसे इसके अगेंस्ट कोई बात आएगी कि भाई ये फैक्टर या ये कारक हमारे पाठ्यचर्या को प्रभावित नहीं करता है, वही हमारा आंसर बन जाएगा तुरंत से, जहां पे पूछा होगा कि कौन सा गलत है ना।